हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी के 50-70 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पौधा है जिसमें जो 2n28 दिया गया है के परागकोश को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराने पर कैलस प्राप्त होता है। कैलस की कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n बराबर कितना दिया गया है? 28 दिया गया। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर दिया जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, परागकण का निर्माण होता है। तो परागकण का जो निर्माण होता है, परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है? परागकोश में होता है। परागकण कहाँ बनेंगे? परागकोश में। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, परागकणों की जो एग्जाइन होती है, जो परागकण होते हैं, ये परागकण है, मान लीजिए इसकी जो बाह्य चोल है, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाइन कहते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य चोल बोलते हैं। तो ये जो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो यहाँ पर दिया गया होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला जो क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक निम्न में से किसके विभाजन से बनते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जनन कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो जनन कोशिकाओं से एक जनन कोशिकाएं होती हैं परागकण के अंदर, जो पराग नलिका में जाकर के विभाजित हो जाती हैं, तो 2 नर युग्मकों का क्या करती हैं? निर्माण कर देती हैं। यहाँ पर कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। किससे बनते हैं? जनन कोशिकाओं से बनते हैं। एक जाकर के अंड कोशिका के साथ संलयित कर देता है, दूसरा जाकर के द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित करके एक युग्मनज का, दूसरा भ्रूण कोशिका का करता है निर्माण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। परागकोश का सबसे भीतरी अस्तर टेप्टम का कार्य है। तो जो टेप्टम होता है, टेप्टम क्या करता है? चारों परागधानियों के चारों तरफ का अस्तर होता है। ये चारों परागधानियों के चारों ओर पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एंथर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ पाए जाते हैं। वैसे तो होते हैं 4, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया 2, तो हिबिस्कस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हिबिस्कस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? सेकंड सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो बीजाणु मात्र कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो अथवा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो। दोनों में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का जब निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कैप्टोलेरिया के एक पौधे में 10 पुष्प हैं। सभी पुष्पों के प्रत्येक पुंकेसर की माइक्रोस्पोरेंजिया में 30 माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाएं हैं। तब इस पौधे से कितने परागकण उत्पन्न हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पराग मात्र कोशिका से नर गैमेटोफाइट के पूर्ण विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं। तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? थर्ड सही होगा। अगुणितों को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमेशा अगुणित को जो प्राप्त करेंगे वो किससे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर तो ऑप्शन दिया गया है परागकणों से। तना शीर्ष से नहीं होगा, मूल शीर्ष से नहीं, 2n होगा, भ्रूण से नहीं, यहाँ पर भी 2n होगा। तो जो अगुणित प्राप्त करते हैं हमेशा परागकण से प्राप्त करेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, यूविष्ट वाडी उपस्थित होते हैं। तो जो यूविष्ट वाडी उपस्थित होते हैं यहाँ पर वो टेपिटम में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? टेपिटम में उपस्थित होते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है अगली स्लाइड में, तो देखते हैं यहाँ पर। तो उसमें जो यूविष्ट वाडी का निर्माण कहाँ होता है? टेप्टम में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पर टेप्टम, यूविष्ट बॉडी का निर्माण जो होता है टेप्टम में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कैलोज भित्ति द्वारा घिरा रहता है? तो यहाँ पर कैलोज भित्ति के द्वारा क्या घिरा रहता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं घिरी रहती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो कैलोज की परतें पाई जाती हैं वो सेकंड लेयर में पाई जाती हैं, जो मध्य परत और एपिडर्मिस के बीच में होती है, जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। वहाँ पर कैलोज पैड पाए जाते हैं। आगे दिया गया है, आवृत्ति बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूण कोश को प्रभावित करते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो जीनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीनिया कहलाएगा।
अगला जो दिया गया है, टेप्टम भाग होता है। टेप्टम तो बिल्कुल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटा होता है और लघु बीजाणुओं को पोषण देता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या सही होगा, बी सही होगा। यदि स्पोरेंजिया का विकास एक कोशिका से होता है तो वह कहलाती है लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके एक ओव्यूल के सिनर्जित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर 7 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, पादप संरचनाओं में निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। तो यहाँ पर इग सेल और सिनर्जिट सेल, जो इग सेल होती है, इग सेल के साथ साथ क्या हो जाएगी, जो सिनर्जिट सेल होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर इग सेल में क्या नीचे दो सिनर्जिट सेल होती हैं, ये दोनों कैसे होती हैं, तीनों अगुणित होती हैं। अगला देखेंगे, वृंत जिनके द्वारा बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, कहाँ से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से, पुष्पासन से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्यूनिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ पर फ्यूनिकल्स कहलाता है। यहाँ इसका डायग्राम हम देखते हैं, इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो जो डायग्राम बनेगा यहाँ पर, जैसे पुष्प का नीचे क्या होता है ऐसे, यहाँ पर जो डायग्राम बनता है इस तरीके से बीजांड का, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है फ्यूनिकल। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, वो क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की जो व्यवस्था होती है वो होती है। तो आपको मालूम है कि जो भ्रूणकोश होता है एम्ब्रियोसाइक, वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती है। 7 कोशिकीय, कितनी कोशिकीय, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय व्यवस्था होती है, 8 केंद्रकीय होती है भ्रूणकोश। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, प्लस में बीच जो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं बीच में 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर 3 एंटीपोडल सेल जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर 8 होते हैं केंद्रक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला, वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है कहलाता है। क्या कहलाएगा, वहाँ पर कहलाएगा हेमीट्रापस। क्या कहलाएगा, हेमीट्रापस। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जब बीजांड मुड़ा हुआ होता है और भ्रूणकोश घोड़े के नाल के आकृति में मुड़ा हुआ होता है, जो उसका अंदर का भ्रूणकोश होता है वो कैसा मुड़ा हुआ हो, घोड़े के नाल के जैसे मुड़ा हुआ हो, तो कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एम्फीट्रापस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्फीट्रापस कहलाता है। यहाँ पर जो अगला है, यहाँ पर जो अगली स्लाइड दी गई है, अगले में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बीजांड के आधार पर निकलने वाली कॉलर के समान रचना जो तीसरे कवच के रूप में होती है वो कहलाती है। यहाँ पर जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, बीजांड के आधार से निकलने वाली कॉलर के समान रचना जो तीसरे कवच के रूप में स्थित होती है वो कहलाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा, एरियल कहलाएगी। हाइलम और माइक्रोपाइल, अगला क्वेश्चन, हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास पास होते हैं तब वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, एनाट्रापस बीजांड कहलाता है, एनाट्रापस बीजांड कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश का निर्माण होता है, एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश का जो निर्माण होता है वो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो किससे होता है, मेगास्पोर मदर सेल से। जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद गुरु बीजाणु जनन के बाद क्या बनता है, 4 गुरु बीजाणुओं का हो जाता है निर्माण, 4 गुरु बीजाणुओं का हो जाता है निर्माण।
जिनमें से 3 डीजनरेट होते हैं, एक क्या होता है, सक्रिय होता है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु हो जाता है और इसी एक सक्रिय गुरु बीजाणु से हो जाता है भ्रूण कोश का निर्माण। किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रदर्शित हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अंड कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा, मादा युग्मकोद्भिद को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, अंड कोशिका दिया ही गया है। मादा युग्मकोद्भिद होंगे अंड कोशिकाएं जो दी गई हैं, अंड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नर युग्मकोद्भिद अगर होगा तो परागकण। गायनोसियम का वह भाग जो परागकण को ग्रहण करता है कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि गायनोसियम का कौन सा भाग होता है जो परागकण को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो डायग्राम देखते हैं, ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, ऊपर की तरफ होता है स्टिग्मा, एक पतली सी नली होती है, नीचे फूला हुआ भाग होता है जो ये कहलाएगा स्टिग्मा, वर्तिकाग्र ये कहलाएगा स्टाइल, ये कहलाएगा ओवरी या अंडाशय। तो जो भाग ग्रहण करता है वो करता है कौन सा भाग, स्टिग्मा ग्रहण करता है। कौन सा भाग ग्रहण करता है, स्टिग्मा ग्रहण करता, जो भाग ग्रहण करता है स्टिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, स्टिग्मा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डाइकोगामी जो परपरागण में सहायक है एक पुष्पीय यांत्रिकत्व है जिसमें होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण द्वारा उसी पौधे के दूसरे पुष्प परागित किए जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं जीटनोगैमी। क्या कहेंगे, जीटनोगैमी। मान लीजिए एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर इधर है, दूसरा फ्लावर इधर है, यहाँ से परागकण निकल करके एक पौधे के दूसरे पुष्प पे जाता है तो क्या कहलाएगा, जीटनोगैमी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिता या क्लिस्टोगैमस पुष्प पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, अगर बात करते हैं तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, तो पाए जाएंगे कोमेलाइना में। किसमें पाए जाएंगे, कोमेलाइना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो कभी ना खिलने वाले फूल होते हैं क्लिस्टोगैमस या निम्नलिता पुष्प कहलाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, कोमेलाइना में। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात की रुकावट होती है, किस बात की रुकावट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा यहाँ पर, स्वयुग्मन को मगर सजातीय पुष्प परागणों को नहीं। अगला दिया गया भौतिक बाधा के कारण समान पुष्प के एंथर से स्टिग्मा में परागकण का हस्तांतरण नहीं हो पाता है, इसे कहते हैं, क्या कहेंगे इसको। तो क्या कहेंगे इसमें, यहाँ पर एक फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंथर से स्टिग्मा में परागकण का स्थानांतरण होता है वो नहीं हो पाता है, तो इसको कहेंगे हर्कोगैमी। क्या कहेंगे, हर्कोगैमी। अगला पेज देखते हैं, अगला जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन अगले की तरफ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एंथर तथा स्टिग्मा एक समान समय पर परिपक्व होते हैं तब कहलाते हैं, तब क्या कहलाएंगे वो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा होमोगैमी। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा होमोगैमी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा होमोगैमी। जब एंथर स्टिग्मा एक समान समय में परिपक्व हो जाएंगे तो उसको कहेंगे होमोगैमी। किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्पों में पाए जाते हैं, किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्पों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा हल्के तथा चिपचिपे होने चाहिए, हल्के तथा चिपचिपे होने चाहिए कीट परागित पुष्प। ठीक है, परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं तो हल्के एवं चिपचिपे होते हैं, उनके ऊपर क्या पाया जाता है, पॉलन किट होती है। अगर बात करेंगे स्वपरागण के लिए पुष्प होना चाहिए, तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल, वहाँ मेल एवं फीमेल दोनों होने चाहिए स्वपरागण के लिए। एंडोसियम और गायनोसियम दोनों उपस्थित होगा तभी वहाँ पर स्वपरागण की क्रिया होगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, बीज का बीजांड द्वार किसके प्रवेश के लिए होता है, सुगम, तो जल बहुत आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है उसके द्वारा।
तो चिरोप्टो यहाँ पर दिया गया चिरोप्टेरोफिली परागण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर चमगादड़ के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा, चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं। भ्रूण विकास के दौरान इनमें से किस जीव का एंडोस्पर्म पूर्णतया उपयोग का होता है, तो यहाँ पर मटर का हो जाता है। किसका उपयोग पूर्णतया उपयोग में आता है, तो इसका जो आता है वो मटर का आ जाता है। भ्रूण अक्ष जो बीज पत्र के ऊपर पाया जाता है वो कहलाएगा एपिकॉटिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपिकॉटिल कहलाता है, एपिकॉटिल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी एंजियोस्पर्मिक पौधों की द्विगुणित संख्या 24 है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर परागकण मान के चलिए अगर पौधा 2n है, 2n बराबर कितना है, यहाँ पर 14 दिया गया है। तो परागकण में परागकण जब बनता है अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 12। और उसके बाद अगर बात करते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष की, तो हाँ हो जाता है n + 2n। तो यहाँ पर 12 प्लस क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर 36 हो जाएगा। और फिर अध्यावरण में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरीके से 24, 36, यहाँ पर 12, 36 और 24 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो गया, परागकण भ्रूणपोष कितना हो गया 36 हो गया, अध्यावरण कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनता है तो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है, त्रिक संलयन की क्रिया होती है, जिसमें द्वितीयक नर युग्मक प्लस में सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये 12, 12, 24 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, परागकण में 12 हो जाएगा, अध्यावरण में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंजियोस्पर्म की इंट्रोडक्शन टू दी एम्ब्रियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो अगर उनकी पुस्तक के लेखक की बात करते हैं कि पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो माहेश्वरी जी हैं। कौन है, माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी। वायु परागित पुष्प होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, होंगे वायु परागित पुष्पों को तो बहुत हल्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं सही होगा कि जहाँ पर अधिक संख्या हो, कम भार वाले हों, छोटे हों, वहीं पर वायु परागित पुष्प होंगे। कौन से होंगे, वायु परागित पुष्प होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, छोटे एवं मकरंद तथा शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले निम्न में से किसमें नर तथा मादा एक मुकोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं, तो वहाँ पर किसमें होते हैं, स्फैग्नम में होते हैं। किसमें होते हैं, स्फैग्नम में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक ही पौधे के एक ही पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाएगा सजातीय पुष्पी परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सजातीय पुष्पी परागण कहलाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन, सजातीय पुष्पी परागण कहलाएगा अगर एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होगा। तो अगला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया होगा, क्या दिया जाएगा यहाँ पर, सजातीय पुष्पी परागण। आवृत्ति बीजियों में क्रियात्मक गुरुबीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में होते हैं, तो यहाँ पर किसके रूप में हो जाएंगे, तो यहाँ पर 44 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी। आवृत्ति बीजियों में क्रियात्मक गुरुबीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में होंगे, भ्रूण कोश के रूप में, जिसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होती है, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, वायु परागण कहाँ पर पाया जाता है, घासों में, आर्किड्स में, लिली में। तो जो वायु परागण होता है वो पाया जाता है घासों में, मैक्सिमम पाया जाता है। फिलीफार्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। जो फिलीफार्म उपकरण होता है वो किसका अभिलक्षण होता है, सहायक कोशिकाओं का, सिनर्जिड सेल का। अगला है, उन पौधों में जिनके अंडाशय में केवल एक या कुछ उन पौधों में जिनके अंडाशयों में केवल एक या कुछ थोड़े से ही बीजांड पाए जाते हैं, परागण साधारणतः किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पर परागण किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर जो परागण तो होगा वो किसके द्वारा हो जाएगा, यहाँ पर वायु के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा, वायु के द्वारा। उन पौधों में जिनके अंडाशय में केवल एक या कुछ थोड़े ही बीजांड पाए जाते हैं, साधारणतः किसके द्वारा होता है परागण की क्रिया, तो वायु के द्वारा हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया 48 में,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर क्या खोजना है? गलत कथन को खोजना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, वर्धी कोशिका जनन कोशिका से अधिक बड़ी होती है, बिल्कुल सही है। अंतःचोल सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का बना होता है, बिल्कुल सही है। कुछ पौधों में परागकण कई माह तक जीवाश्म बने रहते हैं, बिल्कुल स्पोरोपुल्लिन होती है, इसकी वजह से बने रहते हैं। जब पराग 2 कोशिका अवस्था में झड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता है, गलत यही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है, तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जनन छिद्र का कार्य है। तो यहाँ पर जो जनन छिद्र होता है, जब बीजों का अंकुरण होता है तो उसके समय क्या होता है? मूलांकुर बाहर निकलता है। तो जो मूलांकुर होगा वो क्या होगा? इसी के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो पराग नलिका का प्रवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी। इसी के द्वारा जो पराग नलिका होती है वो बाहर निकलती है। निम्नलिखित में से किसके स्वयुग्मन तथा सजातीय परागण दोनों से ही नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण दोनों ही नहीं पाए जाते हैं? तो किस में नहीं पाए जाते हैं अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी, पपीते में। क्या नहीं होगा? पपीते में। पपीता वैसे एक लिंगी क्या होता है? पुष्प होता है, वहाँ पर स्वयुग्मन की प्रक्रिया नहीं होगी। सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा? डी। सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है तो नर अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अवसर होता है। एक जो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अनुवांशिक संयोग है जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कथन सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। टेप्टम विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देती है। टेप्टम क्या है? विकसित हो रहे पराग कणों को क्या देने का काम करती है? पोषण देने का काम करती है। यहाँ पर क्या देगी? पोषण। बीजाणु जन ऊतक अगुणित होता है? नहीं। एंडोथीसियम से हम लोग बीजाणु उत्पन्न करते हैं? नहीं। यहाँ पर जो तो होगा कि टेप्टम कोशिकाएं क्या करती हैं? परागकणों को पोषण देने का काम करती हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला है आवृत्तिबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किससे संबंधित होता है? तो यह किससे संबंधित होता है? तो यह जो संबंधित होता है, यह संबंधित होता है गुरु बीजाणु धानी से। किससे संबंधित होता? गुरु बीजाणु धानी से संबंधित होता है। आवृत्तिबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किससे संबंधित होता है? गुरु बीजाणु धानी से होता है। मेगास्पोर में। मेगास्पोर कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? बीजांड का, और अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण हो जाता है। तो गुरु बीजाणु धानी से ही संबंधित होता है। अधिकांश आवृत्तिबीजी पादपों में, अधिकांश जो ऑप्शन दिया गया, अधिकांश आवृत्तिबीजी पादपों में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, अगले क्वेश्चन अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है कहाँ पर होता है? गुरु बीजाणु। अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। अंड में तंतुरूप समुच्चय होता है? नहीं। बहुत सी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं? नहीं, 3 होती हैं। भ्रूणकोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है यही है। अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में। एक अगला क्वेश्चन है, एक आवृत्तिबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? एक आवृत्तिबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर भ्रूण कोश क्या बनता है? गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना है। अगर देखेंगे जल हायसेंथ और जल कुमुदनी में परागकण किसके द्वारा होता है? परागण किसके द्वारा? जल हायसेंथ और जलकुंभी में कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीट या हवा के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक लिंगाश्रयी पुष्प निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है? किन दोनों को रोकता है?
यहाँ पर स्वयुग्मन को तो रोकेगा और सजातीय पुष्पी परागण को भी रोकने का काम करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होते हैं और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर ए, वायु के द्वारा। अगला जो दिया गया है, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक होगा? यहाँ पर हो जाएगा कीट परागण के लिए, क्योंकि कीट क्या करते हैं, कीटों को ये पुष्प आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। द्विनिषेचन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्विनिषेचन होता है दो नर युग्मकों का एक मादा युग्मक के साथ संयोजन नहीं, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक नर युग्मक का संयोजन नहीं, पराग नलिका में दो नर युग्मकों का दो भिन्न अंडों के साथ संयोजन। तो यहाँ पर जो सही होगा वो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, सिनगैमी तथा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी होता है यहाँ पर जो एक फर्स्ट नरयुग्मक होता है, मेल गैमीट फर्स्ट वाला, वो क्या करता है, एग सेल के साथ फ्यूज करता है, इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। फर्स्ट मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो सिनगैमी 2n का फॉर्मेशन करेगा, और उसमें जो दूसरा होता है सेकेंड वाला, वो जाकर के किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, n+2n हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर त्रिक संलयन होगा और सिनगैमी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पराग कणों को कितने ताप पर द्रव अमोनिया में संरक्षित करके लंबे समय तक रखा जा सकता है? लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो संरक्षित किया जा सकता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो है, निम्न में से कौन पराग कणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखने का कार्य करता है? तो दिया गया होगा स्पोरोपोलिन, जो कि पराग कण की बाह्य चोल होती है, एग्जाइन होती है। कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को कहा जाएगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के ही जो अंड कोशिकाएं होती हैं या मादा युग्मक जो होते हैं भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाएगा परिभ्रूणपोष। क्या कहा जाएगा यहाँ पर, परिभ्रूणपोष। उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति या परिधीय भाग में विकसित होते हैं? तो क्या कहा जाएगा वहाँ पर कहा जाएगा भित्तीय। क्या कहा जाएगा, भित्तीय। उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं, तो उसे भित्तीय कहते हैं। सहायक कोशिका में मुक्त हुए नरयुग्मकों का परिणाम क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सहायक कोशिकाओं में मुक्त हुए नरयुग्मकों का परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पर होगा, एक अंड के साथ संलयित होता है, एक क्या होता है, एक अंड के साथ संलयित होता है, और दूसरा केंद्रकीय कोशिका के केंद्रकों में संलयित हो जाता है। नरयुग्मकों का परिणाम क्या होता है, तो एक तो अंड कोशिका के साथ, दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा हो जाएगा? कीट के द्वारा और वायु के द्वारा। रिपीट किया क्वेश्चन अभी तो। बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है? तो कहाँ पर संलयित होता है?
तो नाभिका में, जिसे हम हाइलम कहते हैं। वायु परागित पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जो कथन है वो कौन सा गलत है? तो यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही होगा ए सही होगा। क्या सही होगा? यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही होगा? ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, उस फल को क्या कहा जाता है? उस फल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम आभासी फल। क्या बोलेंगे? उन फलों को हम बोल देंगे यहाँ पर आभासी फल। जैसे सेब का फल कहाँ से होता है? पुष्पासन से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी फल। और जो सत्य फल होते हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि ऐसे फल जिनका निर्माण कहाँ से होता है? पुष्पासन से, तो उनको कहेंगे आभासी फल। तो जिनका निर्माण क्या होता है? बिना निषेचन का होता है, उनको क्या कहेंगे? अनिषेक फल। देखो, बिना निषेचन फल बनेगा, बिना निषेचन के फल बनेगा तो कहलाएगा अनिषेक फल। क्या कहलाएगा? अनिषेक फल कहलाएगा। और किससे बनेगा? पुष्पासन से जब बनेगा। किससे बनेगा? पुष्पासन से, तो कहलाएगा आभासी फल। क्या कहलाएगा? आभासी फल। इसका सेब क्या है? एग्जाम्पल है। इसका सेब जो होता है वो एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अगला क्वेश्चन है, एक पादप के परागकोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, जिससे परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप में विभिन्न प्रकार के परागकण को लाए जाते हैं? कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर जो कहलाएगा वो कहलाएगा परिनिषेचन। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही होगा सी सही हो जाएगा, परिनिषेचन। क्या सही हो जाएगा? परिनिषेचन यहाँ पर सही हो जाएगा। परिपक्व, अगला क्वेश्चन है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश होता है 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय, 7 सेल्ड एवं 8। यहाँ पर 8 केंद्रक है। कितना केंद्रक है? 8 केंद्रकीय होना चाहिए और 7 कोशिकीय होना चाहिए। यहाँ इसीलिए ऑप्शन सही होगा सी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, एक पादप के परागकोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र आंशिक रूप से भिन्नता होती है? तो उसको बोलेंगे परिनिषेचन। उसको फिर से बोल देंगे, क्या बोलेंगे? परिनिषेचन। क्या बोलेंगे? परिनिषेचन। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला कंप्लीट हुई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगले क्लास में हम आपको फिर से मिलते हैं।